Hello, my dear students. Today we will discuss about the next topic crystal field theory. तो आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब जानेंगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या हम कह सकते हैं मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है उससे संबंधित ये हमारी थ्योरी है। तो हम इसमें पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कह रही है कि दिस थ्योरी कंसिडर द मेटल लिगेंड बॉन्ड इज प्योरली आयनिक। मतलब ये कह रहा है कि जो मेटल और लिगेंड होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है। इससे पिछली जितनी भी थ्योरी थी, चाहे हमारी वीबीटी थी, चाहे हमने आगे लिगेंड और मेटल के बिहेवियर के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने बताया कि जो मेटल और लिगेंड होता है उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये मैंने आपको बताया था कि उन दोनों के बीच में क्या बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। पर सीएफटी ने ये प्रूव किया कि जो मेटल और लिगेंड होता है उसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। अब नेक्स्ट, अगर आयोनिक बॉन्ड है तो अब ये क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड। जब किसी भी मेटल या लिगेंड में जहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे के प्रति जो इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, जब जो आयनिक हमारे कंपाउंड होते हैं, जो आयनिक मेटल और लिगेंड आपस में जुड़े हुए हैं, उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं हम। ये कह रहा है कि द लिगेंड इज एनायन एंड सेंट्रल मेटल आयन इज कैटायन। ये आपको पता है कि लिगेंड हमेशा क्या होगा, हमारा एनायन होगा, मतलब नेगेटिवली चार्ज होगा, और जो सेंट्रल मेटल आयन होगा वो क्या होगा, हमारा कैटायन, मतलब पॉजिटिवली चार्ज होगा। नेक्स्ट पॉइंट कि इफ द लिगेंड इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल द नेगेटिव एंड्स ऑफ डाइपोल इज अट्रैक्टिव टुवार्ड्स द मेटल एटम। अगर जो हमारा लिगेंड है वो न्यूट्रल एटम है तो उसमें क्या होगा कि वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, और डाइपोल की तरह बिहेव करेगा तो जो उसका नेगेटिवली चार्ज होगा, वो हमारे मेटल से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, मतलब जो हमारा मॉलिक्यूल था वो तो न्यूट्रल है, जो लिगेंड था वो न्यूट्रल है, पर उसमें क्या होंगे, पोल्स होंगे, एक पॉजिटिव पोल्स होगा, एक नेगेटिव पोल्स होगा। तो जो मेटल होगा वो किससे अट्रैक्ट होगा, हमारे नेगेटिव पोल से अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन इन सच अ वे दैट रिपल्सन शुड बी मिनिमम। ये बहुत ही अच्छी लाइन है कि जब जो मेटल होता है वो मेटल जिस लिगेंड से जुड़ता है, और वो ऐसे अरेंजमेंट होते हैं जैसे आपने देखा होगा टेट्राहेड्रल का अरेंजमेंट, स्क्वायर प्लेनर का अरेंजमेंट, या हम कह सकते हैं ऑक्टाहेड्रल का अरेंजमेंट। तो वो हमेशा ऐसे अरेंजमेंट रहते हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में रिपल्सन बहुत ही मिनिमम होना चाहिए। अगर उन दोनों के बीच में जो रिपल्सन है वो रिपल्सन अगर हाई हो गया, तो उनकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी और कंपाउंड हमेशा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ये आप देख सकते हो, मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं इनको समझाने के लिए। जैसे लिखा है रिपल्सन मिनिमम, अगर लिगेंड और मेटल के बीच में रिपल्सन क्या है, मिनिमम है, तो एनर्जी क्या लगेगी, लेस एनर्जी लगेगी, और लेस एनर्जी लगेगी तो कंपाउंड कैसा बनेगा, स्टेबल कंपाउंड बनेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट वही है उसका, रिपल्सन क्या होगा, अगर मैक्सिमम है, उन दोनों के बीच रिपल्सन क्या है, मैक्सिमम है, तो एनर्जी कैसे लगेगी, हाई एनर्जी लगेगी, और कंपाउंड कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। तो याद रखना, जब कभी भी मतलब कंपाउंड का अरेंजमेंट कराना हो तो उनके बीच में जो रिपल्सन रखना है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम रखना है, और अगर मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, कंपाउंड अनस्टेबल होगा। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स थे। अब बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कि ये 2 ज्योमेट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कि ऑक्टाहेड्रल के लिए और दूसरा टेट्राहेड्रल के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या लिगेंड होता है, लिगेंड होता है वो किससे अट्रैक्ट होता है, मेटल से, और मेटल के किससे, डी ऑर्बिटल से।
मेटल के हमेशा डी ऑर्बिटल से वो क्या होता है, कनेक्ट होता है। और डी ऑर्बिटल आप सबको पता होता है कि जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल के 5 वो होते हैं, क्लासेस होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 2 3 4। हाँ, पहली हो जाती है हमारी डी एक्स वाई, दूसरी हो जाती है डी वाई जेड, तीसरी हो जाती है डी जेड एक्स, नेक्स्ट हो जाती है डी एक्स टू वाई टू, और नेक्स्ट हो जाती है डी जेड स्क्वायर। ये डी की क्या है, क्लासेस है, और इनमें जाके क्या होते हैं, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं या नेक्स्ट क्लासेस में देना शुरू कर देते हैं। मैंने थोड़ा बहुत आपको बीबीटी में बताया था। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक आता है, इसी संबंधित ये टॉपिक है CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को किस तरह बताएंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ एक डायग्राम बनाया है, तो डायग्राम आप देख सकते हो। ये किसकी ऑर्बिटल हो गई, डी ऑर्बिटल हो गया। मैंने कहा था डी ऑर्बिटल में 5 क्लास होती हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स टू वाई टू, डी जेड स्क्वायर। अभी ये क्या थी, डी जनरेट थी, मतलब इन सब की एनर्जी एक जैसी है। अभी तक एनर्जी क्या है, एक जैसी है, जब तक इसमें कोई लिगेंड नहीं आया। अब क्या हुआ बच्चों कि इनके साथ कोई लिगेंड आ गया और लिगेंड ने मेटल के साथ रिएक्ट कर दिया, और जब लिगेंड मेटल के साथ रिएक्ट कर देगा या अपनी बॉन्डिंग शेयरिंग कर देगा, तो तब क्या होगा, इनकी एनर्जी में चेंजिंग आएगा। किसी की एनर्जी बढ़ेगी, किसी की एनर्जी घट जाएगी। तो देखो यहाँ पे ये जाके मैंने लिखा है एवरेज एनर्जी लेवल, मतलब यहाँ पे जो हमारे लिगेंड और क्या है, अब मेटल भी है, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब ये नहीं हो सकती कि जितनी सेम यहाँ थी अब यहाँ सेम होगी, ऐसा नहीं होता है। तो अब यहाँ पे एवरेज एनर्जी लेवल आ गया, क्योंकि लिगेंड आ गया है, और लिगेंड के आने से क्या हो गया है, हमारा एनर्जी लेवल में डिफरेंस आ गया। अब डिफरेंस कितना आता है, देखो मैंने देखो इन दोनों को डिवाइड किया है, एक डिवाइड मैंने ऊपर को किया है और डिवाइड नीचे को किया है। तो जिसकी एनर्जी बड़ी होगी, मतलब लिगेंड के आने से किसी की बड़ी होगी और किसी की घटी होगी। तो लिगेंड के आने पे किसकी एनर्जी बढ़ती है, वो बढ़ती है डी जेड स्क्वायर की। याद रखना, जो डी की क्लासेस में डी जेड स्क्वायर की एनर्जी बढ़ती है, और डी एक्स टू वाई टू की एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। और जिसकी एनर्जी कम होती है, अब कम एनर्जी किसकी है, वो नीचे आ जाते हैं, जैसे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड एक्स, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। तो इनकी एनर्जी क्या हुई है, घटी है लिगेंड के आने से, और डी जेड स्क्वायर, डी एक्स टू वाई टू की एनर्जी बढ़ी है, तो वो ऊपर है। अब जिनकी एनर्जी बढ़ती है, याद रखना ऑक्टाहेड्रल में उसको कहते हैं ईजी। अब ये टेट्राहेड्रल में चेंज हो जाएगा, पर अभी आप ध्यान रखो कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जिनकी एनर्जी बढ़ती है उसको हम कहते हैं ईजी, और जिसकी एनर्जी घटती है उसको कहते हैं T2G। और आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस होता है, जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको डिनोट करते हैं डेल्टा ओ से, और डेल्टा ओ को हम कहते हैं, मैंने लिखा भी यहाँ पे, डेल्टा को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, मतलब उनके बीच में जो स्प्लिटिंग होगी उनके बीच की एनर्जी है। ठीक है, तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ये अगर बड़ी, सपोज दैट यहाँ पे जो थे, हम अगर इसको वैसे 10 भागों में डिवाइड करते हैं, तो 10D क्यों मानते हैं इसको, तो कुछ एनर्जी मतलब क्या हुई कि 6 बड़ी और 4 कम हुई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डी जेड स्क्वायर, डी एक्स टू वाई टू में इतनी जो हमारे 5 ऑर्बिटल थी, इनमें से इन दोनों की एनर्जी 0.6 बढ़ गई, और जो हमारे वो थे 0.4, जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स थी, उनकी 0.4 माइनस 0.4 क्या हो गई, घट गई, वो माइनस 0.4 घट गई। तो यही इनके बीच का ऑर्बिटल है। तो अब हम यहाँ से क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, यहाँ से हम इनका एक तो सबसे पहले हाई स्पिन या लो स्पिन बता सकते हैं। ये मैं आपको सीधे क्वेश्चन के अनुसार बताऊंगा कि जब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे तो कैसे हम बताएंगे कि हाई स्पिन और लो स्पिन मतलब होगा क्या। मैंने बताया था लिगेंड भी 2 टाइप के होते हैं। एक लिगेंड का टाइप होता है हमारा, जो टाइप होता है, कुछ होते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और कुछ क्या होते हैं हमारे पास वीक लिगेंड, कुछ क्या होता है वीक लिगेंड। अब क्या होगा कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे वो इस स्प्लिटिंग को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जो वीक लिगेंड होंगे वो इस स्प्लिटिंग को क्या मतलब कम ज़्यादा कर देंगे, और जो वीक लिगेंड होंगे इस पर कम इफेक्ट डालेंगे, या इसको घटा देंगे या इसको बढ़ा देंगे।
तो बढ़ा तो नहीं सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड बढ़ाते हैं, पर वो वीक लिगेंड क्या करते हैं, स्प्लिटिंग को नहीं बढ़ाएंगे। तो ये होगा हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का मीनिंग। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, एक तो हमें इसके हाई स्पिन लो स्पिन के बारे में पता चलेगा, दूसरा हमें इसके मैग्नीट्यूड के बारे में, कि हम कह सकते हैं कि ये मैग्नीट्यूड में पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा। या हम इसका दो चीज़ हम इसमें मेनली बता सकते हैं कि पहला इसका हाई स्पिन लो स्पिन, दूसरा मैग्नीट्यूड। और मैंने आपको कहा था कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो वीवीटी के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री, वो भी कहाँ से आप वीवीटी के अकॉर्डिंग बता सकते हो। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको ये बहुत बताएगी कि हाई स्पिन होगा, लो स्पिन, या दूसरा मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। तो हम इसको बेसिकली जब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे कि कैसे हम बताएंगे कि ये हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा, कैसे बताएंगे कि मैग्नीट्यूड होगा, कैसे बताएंगे कि हमारे पास ये इसका डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। और मैंने आपको वीवीटी में एक चार्ट बताया था, उसमें मैंने, जिसने मेरी ये वीडियो नहीं देखी वो पिछली वीडियो देख सकता है। वीवीटी में एक चार्ट बताया है, उसमें मैंने बताया है कि कुछ स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं और कुछ वीक लिगेंड होते हैं, उनको मैंने अलग अलग लिखवाया भी है आपको। तो आप उनको नोट कर दीजिए कि कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और कौन वीक लिगेंड है। इससे बेसिकली से हम बता सकते हैं कि किसी भी सेंट्रल मेटल आयनियम लिगेंड का जब कोई भी कंपाउंड बनता है, इस सीएफटी के अकॉर्डिंग हम उसका मैग्नीट्यूड प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।